नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत है। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता मिठाई बांटते हुए और पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे हैं। बड़े नेताओं का कांग्रेस दफ्तर पहुंचने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि 2024 से पहले राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाली कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी हो गई थी। बेशक अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष न हों, लेकिन फिर भी अभी सबसे बड़ा चेहरा उनका ही है। फिर चाहे पार्टी का चुनाव प्रचार हो या फिर संसद में सरकार को घेरना, कांग्रेस की तरफ से मोर्चा राहुल गांधी ही संभालते रहे। लेकिन मोदी सरनेम केस में निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट में कांग्रेस को बड़ी मायूसी हाथ लगी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर भी रोक लगा दी और इससे अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, आइए जरा आपको वो बताएं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि राहुल गांधी इन सभी मामलों में केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं, जैसा कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। तीसरी बात, कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक कि यह किसी व्यक्ति की नैतिक या बौद्धिक प्रतिष्ठा कम नहीं करता। यह कोई अपहरण, रेप या हत्या का मामला नहीं है। शायद ही पहले कभी ऐसे मामले में किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। इस सजा की आड़ में उन्हें 8 साल तक चुप कर दिया जाएगा। यह सब दलील थी जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने रखी। वहीं इस मामले में पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में ढेर सारे सबूत मौजूद हैं। माना कि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे यूट्यूब पर देखा और पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। राहुल गांधी के बयान को लेकर मोदी सरनेम वालों को मुकदमा दर्ज कराने का हक है, ये महेश जेठमलानी कह रहे हैं, जिनका बीजेपी से भी वास्ता है। उनका इरादा, ये फिर जेठमलानी कहते हैं, उनका इरादा मोदी सरनेम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सरनेम के समान है। ये सारी बात हुई। अब ये दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यह सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता नहीं होती। सजा की अधिकतम अवधि की जरूरत क्यों थी? राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। हम सजा पर रोक के पक्ष में हैं। और इसके बाद फिर वो सजा रोक दी गई। दिलचस्प यह रहा कि एक वक्त में जस्टिस गवई ने यह कह दिया कि कृपया इसे राजनीतिक ना बनाएं। आप और जेठमलानी इसे राज्यसभा के लिए बचा करके रखें। जब अभिषेक मनु सिंघवी और महेश जेठमलानी बात कर रहे थे, दोनों ही सांसद हैं, तो यह बोला गया कि आप जाइए राज्यसभा में इस तरीके से बात कीजिए, अदालत में मत बात कीजिए। ये कोई राज्यसभा थोड़ी है। फैसले का जाहिर सी बात है कांग्रेस ने स्वागत किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि 24 घंटे में अयोग्य करार दिया गया था। अब देखना यह है कि कितने घंटे में सांसदी बहाल होगी। इन अदर वर्ड्स, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे विद्युत गति में झटपट निलंबन हुआ है, अब देखते हैं कि क्या झटपट संसद वापसी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं।
शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। अब हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह केस राहुल गांधी से शुरू होता है और राहुल गांधी पर ही खत्म होता है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको भी हमें एक बार फिर से देख लेना चाहिए कि ये कब से चलता चला आ रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 2019 को। कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। कहां दिया? कोलार में। 16 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्णेश मोदी ने एक केस दर्ज करा लिया, यानी कि बयान के 3 दिन बाद। 23 मार्च 2023 को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, यानी कि कई साल बाद निचली अदालत में 2 साल की सजा हो गई। 24 मार्च यानी कि ये सजा होने के ठीक एक दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, एक दिन के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स। 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में सजा के खिलाफ एक अर्जी दी गई, लेकिन 20 अप्रैल को यह अर्जी फिर खारिज हो गई। 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में अपील दी गई। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में भी यह याचिका खारिज हो गई। लेकिन राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी अदालत से अब राहत मिल गई है। यहां 18 जुलाई को राहुल गांधी ने अर्जी दी। 4 अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। राहुल गांधी केस में अब आगे क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। लोकसभा सचिवालय में राहुल गांधी की ओर से एक प्रतिवेदन जाना होगा या देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख, सदस्यता बहाल करने का अनुरोध होगा। लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी होगा। इसके लिए समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे जल्दी करना होगा क्योंकि अब समय ही कितना बचा है, कुछ महीने और बचे हैं, उसके बाद तो 2024 के चुनाव आएंगे। लेकिन इससे राहुल गांधी को राहत यह मिल जाती है कि अब वो आगे चल के अब चुनाव लड़ सकते हैं, वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और उनकी सांसदी या सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि कई ऐसे मामले थे जिसमें लोग, उनका निलंबन हुआ था, वो बर्खास्त हुए थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी और उसके बाद कोर्ट से राहत पाने के बाद भी 2 महीने तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। दोबारा उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर के सदस्यता बहाल हुई। इस केस में जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के आदेश आने के बाद झटपट निलंबन हुआ था या सदस्यता रद्द हुई थी, क्या उसी स्पीड से झटपट सांसद वापसी होगी? यह सवाल हमने पूछा। विवेक तंखा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और नलिन कोहली एडवोकेट और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो दोनों का बयान सुनते हैं एक के बाद एक। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन को स्टे किया है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि उनकी सदस्यता वापस आ जाएगी, बहाल हो जाती है। कुछ दिन पहले लक्ष्मणजीत के केस में भी जब स्टे ऑफ कन्विक्शन हुआ था, तो स्पीकर महोदय ने उसको बहाल कर दी थी। तो मुझे इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही जल्द और शीघ्र जैसे ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली स्पीकर साहब के ऑफिस में पहुंचेगी, वो उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। अगर ये राहुल गांधी जी का केस नहीं होता तो शायद इसमें मेरे ओपिनियन में सजा भी नहीं होती, और शायद मेरे ओपिनियन में अगर सजा होती भी तो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट ही स्टे कर देते, क्योंकि इस केस के प्रोफाइल बहुत बड़ा था, स्टेक्स बहुत हैवी थे, पॉलिटिकल स्टेक्स भी बहुत थे। तो इसलिए मुझे लगा कि
गुजरात की कोर्ट में हमको ये स्टे नहीं मिल पाया, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसपे सबको भरोसा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो बात दोहराई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है और मेरिट्स पे ही निर्णय करते हैं। अधीर रंजन जी जाएंगे, मिलेंगे, आई एम श्योर उससे तो चीजें एक्सपर्टाइट होंगी, मगर आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा और ऑफिशियली मेल पे भी स्पीकर के ऑफिस को वो ऑर्डर कम्युनिकेट हो सकता है और उनको उसकी जानकारी दी जा सकती है और रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है कि इसको जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि ओम बिरला साहब जो खुद ही बहुत समझदार और सूझबूझ के व्यक्ति हैं, वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा एक प्रकार से ये कानूनी प्रक्रिया है। हर भारतीय नागरिक के पास यही अधिकार है। यदि किसी नीचे कोर्ट के मतलब ट्रायल कोर्ट में कोई ऐसे कोई जजमेंट आता है आपके खिलाफ कोई सजा सुनाई जाती है, तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को के तहत कांग्रेस पार्टी के जो मतलब वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन मूल बात ये रहेगी कि आज उनको ये जरूर रिलीफ मिली है कि कन्विक्शन स्टे हुआ है, लेकिन कानूनी लड़ाई उनकी खत्म नहीं हुई ना। कानूनी लड़ाई तो शुरू हुई है, क्योंकि उनको एक प्रकार से सजा सुनाई गई है। अब उस सजा को बदलने में अगले कोर्ट में जहां उनकी अपील है उस पर सुनवाई होगी, क्या उसमें निर्णय आएगा, फिर उसके अगले कोर्ट में जाके ये तो लंबी कानूनी लड़ाई होगी। हर चीज को देखने के दो पहलू है। ग्लास में पानी जितना है वो आधा भरा है या आधा खाली है। अब एक पहलू ये देखा जा सकता है कि भाई स्टे कन्विक्शन पे स्टे हो गया है, अब उनका एक अधिकार बन गया वापस एक सांसद बनने का। इसका दूसरा पहलू है कि भाई उन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग किया था, उस अपशब्दों के प्रयोग के कारण ही उन पर यह सजा सुनाई गई और वो केस उनका जिंदा है, उसमें कन्विक्शन हुई है। तो एक किस्म से अब वो कन्विक्टेड व्यक्ति हो गए। कन्विक्शन पे स्टे है, लेकिन ये जजमेंट तो रिवर्स नहीं हुआ ना। तो पहली बात ये उठेगी कि इस प्रकार के अपशब्द कहने की जरूरत क्या थी। भाई कई साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी राहुल गांधी जी को ये नसीहत दी थी कि भाई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जाकर ये कह दिया भाई सारे मोदी सरनेम के लोग जो हैं ये चोर क्यों होते हैं। उसके कारण ही कंप्लेंट हुआ, उसके कारण ही कोर्ट की एक प्रक्रिया हुई और उस कोर्ट प्रक्रिया में जाकर उन पर सजा सुनाई गई। तो अब ये तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को देखना है कि वो किस बात से ज्यादा खुश होंगे, कि कन्विक्शन पे अभी स्टे हुआ है या अभी भी उनके ऊपर में जो पूरा केस है, जो केस उनको लड़ना पड़ेगा, वो खत्म नहीं हुआ और वो असली खुशी तब मनाई जाएगी यदि वो जीते। तो ये तो आपने बात सुन ली राजनेताओं की। अब जो विशेषज्ञ हैं या आप ये समझ लीजिए जिनको जो बहुत क्लोजली इसको ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि राशिद किदवई साहब, कांग्रेस पार्टी को बहुत बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, किताब भी लिख चुके हैं। वो इसको किस तरीके से देखते हैं और 2024 में ये किस तरीके से रंग लाएगा या इसका असर क्या होगा, ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये किस तरीके से इस पर असर पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये राहुल गांधी को जो थोड़ी सी जो रिलीफ मिली है, ये राहुल गांधी के लिए राजनीतिक रूप से एक तरीके का एक ट्रैप भी है और एक चैलेंज भी है। दरअसल जो इंडिया नाम का जो अलायंस गठित हुआ है वो बराबरी के आधार पे हुआ है। अमूमन जब ये इस तरह के जो गठबंधन बनते हैं उसमें एक डोमिनेंट पार्टनर होता है। जैसे हम एनडीए देखें तो एनडीए में अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को हटा लें तो वो एनडीए कुछ किसी काम का नहीं है। लेकिन इंडिया के अलायंस में बिल्कुल विपरीत बात है। वहां ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और एम.के. स्टालिन वगैरह जैसे नेता वो बराबरी चाहते हैं। वहां पर राहुल गांधी का बरी होके वापस आना और लोकसभा की सदस्यता पूर्ण प्राप्त करना एक तरीके का चैलेंज पैदा कर सकता है अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसी मांग बढ़ी कि राहुल गांधी को चेहरे के रूप में पेश किया जाए। दूसरी बात, 2019 का भी अगर हम ध्यान करें लोकसभा चुनाव, तो वो राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। अगर 24 का चुनाव तो वो राहुल गांधी के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए राहुल गांधी को अपने और अपनी पार्टी के ऊपर थोड़ा अंकुश लगा के रखना होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं बेंगलोर में भी और चेन्नई में भी कि हमें इस बारे में जल्दबाजी नहीं होगी और कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा और टेस्ट है। राहुल गांधी की छवि और निखर के सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा अब उन्होंने अपने आप को दर्शाया है कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो आरएसएस के खिलाफ भी जो बयान
बयान दिया था, उसमें भी वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं। तो ये राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसमें हम राजनीति के रूप में देखें तो ऐसी 208 लोकसभा सीटें देश में जो ज्यादातर उत्तर भारत या जिसे हम कहते हैं हिंदी पट्टी में है, जहां पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। और वहां के ऊपर भाजपा 2014 और 19 के चुनाव में तकरीबन 90% सीटों में उसको कामयाबी हुई है, 92% है एक आकलन के अनुसार। तो यदि कांग्रेस उसको, राहुल गांधी उसको घटा के 50-60% पे ले आते हैं या बराबरी पे ले आते हैं, तब राहुल गांधी की असली उपलब्धि होगी। और तभी उनको जो INDA जो इंडिया अलायंस है वो भी उनको अपना नेता मानेगा। क्योंकि देखिए 272 का जादुई आंकड़ा है जिसे विपक्ष को पाना है नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से वंचित रखने के लिए। उस 272 के सीटों के जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें तकरीबन आधी जो है गैर भाजपा राजनीतिक दल जैसे DMK, TMC, JDU, NCP, ये तमाम राजनीतिक दल जो है उनके लिए परीक्षा है, चुनौती है, उन्हें पानी है। लेकिन दूसरा जो 125 से 138 सीटें हैं वो कांग्रेस को प्राप्त करनी है। बात यह है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी के लोकसभा में वापस आने पे 100, 125, 138 सीट जीतने की स्थिति में है? यही एक बड़ी चुनौती है। आइए अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। यह आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो लिफ्ट आपके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों में 20 से 22 माले तक हर बार सीढ़ियों से जाना संभव नहीं। 6 से 8 मंजिल तक भी जाना हर बार मुश्किल है। लिहाजा लोग लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं और लिफ्ट बिना अब काम नहीं हो सकता है। यह अब आपकी जरूरत बन चुकी। आप कितनी बार एक दिन में लिफ्ट में आते हैं जाते हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अगर यही लिफ्ट जानलेवा हो जाए तो? अगर आप एक बार अंदर घुसें और उसके बाद आपको यह ना मालूम हो कि ये लिफ्ट ऊपर जाते जाते एकदम से रस्सी टूट के नीचे गिर जाए, ये होता है। और ये हुआ भी, जैसे कि नोएडा में। आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोगों को लिफ्ट फोबिया तक है, क्योंकि वो कभी लिफ्ट में फंसे हैं और उसके बाद उन्होंने लिफ्ट में हमेशा के लिए चढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको डर लगता है कि बंद हो जाए। एकदम से आप लिफ्ट में गए, लाइट चली गई, अब लिफ्ट तो धीरे धीरे करके कहीं पहुंचेगी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई लोगों को, फिर वो लिफ्ट में नहीं जा रहे हैं, नीचे के फ्लोर का फ्लैट लेते हैं वो कि ज्यादा ऊपर ना जाएं। लेकिन क्या ये कोई समाधान है? हम आज समाधान पर बात करेंगे। हम आपको डराने के लिए नहीं, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डर जाइए और लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए और पैदल सीढ़ी से चलिए। हालांकि चलना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हर बार मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। तो हम आपको कुछ समाधान भी बताएंगे, कुछ जानकारियां भी देंगे कि अगर लिफ्ट के साथ कुछ हो जाता है तो आप क्या करें। देखिए, लिफ्ट दिन रात चलता है, क्योंकि एक ही अपार्टमेंट के टावर में कई लोग रहते हैं। बहुत कम अपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां लिफ्ट कम से कम 100 दफे ऊपर या नीचे नहीं जाती हो। ऊंचे अपार्टमेंट में यह कई 100 बार हो सकता है। इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो वजह यह है कि दिल्ली से सटे नोएडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। नोएडा में सेक्टर 137 में पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट टूट गई और इस वजह से 72 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गुरुवार शाम को बुजुर्ग महिला 8वें फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुई और उन्हें दूसरी मंजिल पर उतरना था, लेकिन अचानक लिफ्ट की तार टूट गई और लिफ्ट सीधे बेसमेंट में चली गई। दुखद पहलू यह है कि उस लिफ्ट में 1 घंटे तक वो फंसी रही, यानी उस लिफ्ट में थीं, लेकिन उसके बावजूद उनको निकाला नहीं जा सका। आपने सुना कैसे महिला को अचानक हुई इस घटना की वजह से हार्ट अटैक आया और बद इंतजामी ऐसी कि 1 घंटे तक उसे निकाला नहीं जा सका। यह उस सोसाइटी का हाल है जहां हजारों रुपए हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर दिए जाते हैं। हजारों मतलब आप ये समझिए कि फ्लैटों के साइज के हिसाब से 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5, 6-6 हजार हर फ्लैट से जा रहा है मेंटेनेंस के लिए। अगर आप इतने पैसे आपसे लिए जाते हैं तो फिर लिफ्ट को मेंटेन क्यों नहीं किया गया है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों लिफ्ट की जांच लगातार नहीं की गई है, यह एक और सवाल है। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग सदमे में हैं और उनके अंदर इस घटना को लेकर के गुस्सा भी है और डर भी, और ये दोनों होना लाजमी है।
4:30 अराउंड इतनी तेज, मतलब जैसे कि कुछ फट गया हो, ऐसी आवाज आई है। मतलब लिटरली लगा कि कुछ हुआ है, समथिंग रॉन्ग। गार्ड को फोन करके बोला, उसने बोला कुछ नहीं हुआ है। उसके अराउंड 15 मिनट बाद हम लोग नीचे गए, तब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। देन गार्ड को बोला आप जाके देखो नीचे क्या हुआ है, एंड ही सेड कोई नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था। उस स्टूपिडिटी की वजह से वो उस लेडी की जान गई है। और ये काम है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस की जो है 30 तारीख को वो खत्म हो चुकी है। पहले हर हफ्ते चेक होता था, अब यहाँ चेकिंग बंद कर दी है पूरी तरीके से। आप देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट की एक लिफ्ट कम से कम 25 दिन से खराब है, उसमें कम से कम 700 लोग रहते हैं, और वो इतनी भीड़ भर भर के जाती है। हमारे साथ भी होता है, हम भीड़ में भर भर के जाते हैं, और कभी हादसा भीड़ के साथ में हो जाता है, तो सब का नुकसान समय होता है। सीमा होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट खराब होती है, कोई फंसता है या किसी वजह से भी वो काम नहीं कर रही है, तो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ा फॉल्ट हो या छोटा फॉल्ट हो, कैटेगराइज किया जा सकता है। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं सरकार की, ऑफिशियल्स की, लिफ्ट एक्ट आ नहीं पा रहा है। बट हमारे लिए ये जीने और मरने का सवाल है, ये आना ही चाहिए। तो पहले से जो देखना था, जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी लोग मेरे से मेंटेनेंस लेता है, तो उन लोग को तो मालूम है, सबको देखना चाहिए। जो सबको कि कौन सा प्रॉब्लम है, सब देखना चाहिए। लिफ्ट को भी देखना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ तस्वीरें ये भी देख रहे थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आप सोचिए कि जब लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से कि आप इतने देर से क्यों आए, जब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनको जल्दी क्यों नहीं निकाला, तो इन सब चीज़ों पर एक ऐसे गम वाले माहौल में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लाठीचार्ज हो गई, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि लिफ्ट की खामियों के बारे में नहीं बताया जा रहा था, लगातार लोग बता रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिफ्ट को लेकर भी अक्सर लोगों को लिखते आप शायद पाएंगे। कुछ बेकार टाइप के मैसेज के बीच में ढूंढेंगे तो कुछ जरूरी मैसेज भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें यह होगा, लिफ्ट की सुरक्षा पर ध्यान देने को लगातार मेंटेनेंस की टीम, बिल्डर को कहा जाता है। आप ये सब इससे भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि संभवतः आप भी यही कर रहे होंगे। ये एक घटना है, अगर इस पर ध्यान दिया गया तो भविष्य में कई घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि लिफ्ट को लेकर जो नियम हैं वो इतने पुराने हैं कि उनमें कोई बहुत कोताही बरतने का चांस है, उसमें कोई ध्यान नहीं रखता है। लंबे समय से लिफ्ट एक्ट की मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है। 2018 में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लिफ्ट और एस्केलेटर का मौजूदा जो मसौदा है उसको तैयार किया और वो करके सरकार को भेज दिया। बावजूद इसके आज तक उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है, यानी कि एक लिफ्ट को लेकर के क्या कानून होंगे, किस तरीके से होगा, सजा का प्रावधान क्या होगा, लिफ्ट की मेंटेनेंस किस तरीके से होगी, इसका कोई कानून ही नहीं है। एक लिफ्ट एक्ट, मजबूत साझा कानून, जबकि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार बहुमंजिला इमारतें आ रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक, या गाजियाबाद में 25 फ्लोर 30 फ्लोर इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन लिफ्ट का कोई कानून नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र में। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा है और वहां PIL भी दाखिल कर ली गई। दरअसल लिफ्ट को लेकर जो मांगे की जा रही हैं उनमें क्या अहम है, आइए आपको वो बताते हैं। लिफ्ट में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस यानी कि ARD सिस्टम लगाया जाए। यह डिवाइस कई लिफ्ट में इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इसके दाम 2 से 2.5 लाख होते हैं। तो बिल्डर को क्या लगता है, छोड़ो यार पैसा बचाया जाए, इतनी बड़ी सोसाइटी मेरी, हर ब्लॉक में 2-2 लिफ्ट हैं, सब में अगर मैं 2.5 लाख रुपए लगाने लगा मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं लगता है। दूसरी बात, हर टावर में सर्विस लिफ्ट हो, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी लिफ्ट पर दबाव कम हो सकता है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड लिफ्ट लगाई जाए। अभी तक कोई स्टैंडर्ड तय नहीं, इस वजह से जिस बिल्डर को जैसा मन करता है, जहां से सस्ती लिफ्ट मिलती है जिस कंपनी से, वो लगा लेते हैं। कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाना नहीं। अगली बात, लिफ्ट का रेशो फ्लैट के हिसाब से हो। इसको आप इस तरीके से समझिए कि किसी इमारत में 100 फ्लैट हैं तो वहां 2 लिफ्ट हैं, लेकिन किसी टावर में 150 फ्लैट हैं तो वहां भी 2 लिफ्ट हैं। अब नियम, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि कितने फ्लैट पर कितनी लिफ्ट हो। यानी अगर 150 फ्लैट होंगे और 2 ही लिफ्ट होगी तो आप सोचिए इतने सारे फ्लैट के लोगों के लिए वो कितना ज्यादा और लिफ्ट काम करेगी।
और उसका मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं है। लिफ्ट में आपात संपर्क की सुविधा होनी चाहिए, कई जगह वो देखने को नहीं मिलता है। वाईफाई सीसीटीवी लगाए जाएं, कहीं कहीं सीसीटीवी दिखता है लेकिन फोन बहुत कम दिखता है, वाईफाई तो आप छोड़ ही दीजिए। लिफ्ट की देख रेख के लिए एजेंसी को रखा जाए जो कि पूरी तरीके से इसको देखे और इस पर काम करे। आलोक कुमार एक याचिका करता है लिफ्ट एक्ट की, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। लिफ्ट तो हर अपार्टमेंट के लिए एक लाइफलाइन होता है, ये बात तो सब लोगों को पता है, बट इस लाइफलाइन का जो माध्यम है वो लिफ्ट एक्ट ही है, जिसके तहत ये लिफ्ट चलाया जाता है, लिफ्ट को रेगुलेट किया जाता है। और महाराष्ट्र जैसे जगह में जहां अपार्टमेंट कल्चर बहुत पहले आ गया, 1949 में ही लिफ्ट एक्ट आ गया था, और दिल्ली में भी आए हुए करीब 15-16 साल हो गए। अब देश के करीब करीब 22-23 स्टेट ऐसे हैं जहां लिफ्ट एक्ट आ चुका है और काम भी हो रहा है, लेकिन यूपी जैसा सबसे बड़ा स्टेट, और पिछले 6 साल से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सीएम ऑफिस से लेकर तमाम अथॉरिटी के पास जाता रहा हूँ, लोगों को डिटेल्स देता रहा हूँ, सारे घटनाएं बताता रहा हूँ कि आप लिफ्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराइए। यूपी में किसी भी लिफ्ट में लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लगा होता है, चाहे बिल्डर हो या एसोसिएशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट लगा देते हैं, 150 फ्लैट पे एक एक लिफ्ट लगा के चले जाते हैं, कोई रेशियो नहीं बंधा हुआ है, कोई क्वालिटी का पैमाना नहीं है, और एआरडी सिस्टम जिसको ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस कहते हैं वो तक लोग नहीं लगाते और लिफ्ट बिना एआरडी के लगा दिए गए हैं। और घटनाएं एक नहीं, आप देखिए तो पीछे जो पुराने सीएम थे अखिलेश यादव जी, वो खुद भी फंस गए थे, और उस समय भी हम लोग सीएम ऑफिस को अप्रोच किए थे और हमें कहा गया था कि नहीं, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लास्ट में हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ मिलके लिफ्ट के एक्ट बनवा भी दिए और उसे सबमिट भी करा दिया गया। हमें लेटर आया कि अब ये कैबिनेट से पास होके और जल्द ही ये विधानसभा से पास हो जाएगा, लेकिन वो सारी बातें हवा ही हो गई। पीछे मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से 2 बार मिला, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम आश्वासन दिया कि आपका काम चल रहा है और कुछ करेक्शन वगैरह होने होगा और ये जल्द ही लागू हो जाएगा। लेकिन आज तक ये सारी बातें किताबों में ही या कागजों में ही सिमटी रह गई। आप सोचिए ना, ये पहली चीज है कि हर लिफ्ट एक्ट में एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई लिफ्ट सेफ्टी को लेके एक टीम जो है वो मुआयना करेगी, हर 3 महीने पे चेक करेगी आपके सारी क्वालिटी को। तो आप एक रूल बना हुआ है, अगर आप गलती करते हैं, लिफ्ट का मेंटेनेंस सही नहीं करते हैं, लिफ्ट सिक्योरिटी के लिए डिवाइसेस नहीं लगाते हैं, लिफ्ट सेफ्टी के लिए एआरडी सिस्टम नहीं लगाते हैं, तो आप पे फाइन भी है, जेल जाने का भी प्रोविजन है। तो वो जो जितने भी सेफ्टी के सिस्टम है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस एक बहुत बड़ी डिवाइस है जिससे घटनाएं रुकती हैं, तो वो लगाने के लिए जब, क्योंकि वो 2.5 से 3 लाख रुपए का एक छोटा सा डिवाइस आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों लगाएं, छोड़ दो भाई। लिफ्ट के लिए जितने भी पैमाने तय किए गए हैं कि भाई अंदर में क्या क्या चीज होने चाहिए, रेगुलेशन के लिए, कभी लिफ्ट फंस जाए उसके लिए क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, आप किससे किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस तरह की दिक्कतें रहती हैं। लोकल भी लिफ्ट बनते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के भी लिफ्ट बनते हैं जो जिसके ऊपर सरकार के स्टैंप भी लगे होते हैं, जो लोग लोकल भी बना लेते हैं आजकल मशीन बाहर से मंगवा के, तो वो वैसे भी लोग सक्सेस हो रहे हैं क्योंकि उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी कहीं से खरीद लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने कहा था कि भाई लिफ्ट एक्ट ऑलरेडी है सब जगह, सारे स्टेट में लागू है। एवं मैंने पीएमओ को भी अप्रोच किया था और पीएमओ से भी लेटर आया था कि नहीं, इस एक्ट को यूपी पे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और पीएमओ ने भी लिखा था यूपी गवर्नमेंट को। बहरहाल इन तमाम बातों के बाद हम आपको ये भी बता दें कि लिफ्ट में हादसे बहुत ही कम होते हैं। ये एरोप्लेन की तरह है। एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो कुछ लोगों को फोबिया होता है, डर लगता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है प्लेन। पर जब उसमें हादसा होगा तो बहुत ही भयानक हादसा होगा। ठीक उसी तरीके से लिफ्ट आप सोचिए, आप दिन में सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, हादसा नहीं होता, लेकिन फिर जिस दिन होगा उस दिन खतरनाक हादसा होगा। लापरवाही की वजह से होगा या रख रखाव की वजह से होगा या एक्सीडेंट होगा। अगर हादसे के वक्त कोई लिफ्ट में फंसे तो सोचने का वक्त तो कम मिलता है,
सीधी सी बात है। फिर भी नुकसान को कम किया जा सकता है। अव्वल तो लाइट चली जाए तो उसके प्रावधान हैं, आप जानते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए या मान लीजिए कि एक लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही, तो आज हमने तमाम लोगों से बात की, कुछ एक्सपर्ट से बात की और यह जानने की कोशिश की, तो दुनिया भर में होगा। यूट्यूब पर आप जाइए, लिफ्ट फ्री फॉल लिखिए और आपको एक के बाद एक वीडियो दिखेंगे सीसीटीवी, क्योंकि हर लिफ्ट में सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी फुटेज कैद हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी जान बचाई जा सकती है। यह कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जान चली जाएगी, लेकिन अब ये एनिमेशन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। एनिमेशन में आप ये देखिए कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, लिफ्ट में आप चल रहे हैं, लिफ्ट एकदम से गिर गई, ठीक है, खड़े मत रहिए, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो होगा क्या, कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, एकदम से जो शक्ति है नीचे की ओर जो जाती है, आपका पूरा शरीर भी आकर के धड़ाम गिरेगा। आपका पूरा शरीर भी आकर के, एक बार फिर से ये एनिमेशन आपको दिखाते हैं खड़े मत रहिए वाला, जिससे आपको एक आइडिया मिले। तो खड़े मत रहिए, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो आप सोचिए कि लिफ्ट का वजन और आपका वजन, और जब आके वो टकराएगा तो आप अपने वजन से आपकी हड्डियां टूटेंगी और आप मुंह के बल नीचे गिरेंगे, सिर पे चोट बहुत लगती है। तो खड़े मत रहिए। फिर एक दूसरा सवाल आता है, अगले एनिमेशन में आपको दिखाते हैं कि फिर तो आप इस तरीके से बैठिएगा भी मत। ऐसे कुछ लोग होते हैं कोने में जाकर के बैठ जाते हैं, तो अगर ऐसे बैठेंगे तो फिर वही चीज होगी, ग्रेविटेशनल पुल इतनी तेजी से नीचे आएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है और फिर इंपैक्ट की वजह से आपका सिर टकराएगा और सिर की चोट। ये बार बार हमें बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बताया कि सिर की चोट से बहुत लोग मरते हैं, इंपैक्ट में जो सिर की चोट लगती है। एक और चीज लोग करते हैं, अगला एनिमेशन आपको दिखाते हैं। तो आप खड़े मत होइए, बैठिए मत, कूदिए मत लिफ्ट में, ये सोच के कि जब टकराएंगे तो हम हवा में रहेंगे तो हम बच जाएंगे। अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लिफ्ट नीचे टकराएगी, आपको कैसे मालूम कि कब वो एकदम नीचे लैंड करेगी। तो ये भी खराब तरीका है। और इसमें क्योंकि आप कूद रहे होंगे तो आपको और जोर से चोट लगेगी, लगने लगेगी। तो बैठिए मत, खड़े मत रहिए और कूदिए मत। ये तो हो गया कि आपको क्या नहीं करना है। अब क्या करना है वो बता दें। विशेषज्ञों का यह कहना है कि आप अब तुरंत 2 सेकंड आपको मिलेगा, 2 से 2.5 सेकंड, ऐसे मामलों में तुरंत अपने पीठ के बल एकदम लेट जाइए फर्श पर, एकदम सीधा। इसका लॉजिक ये जो वैज्ञानिक बताते हैं और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपका बॉडी का जो वेट है वो पूरी तरीके से समान रूप से बैलेंस हो जाता है। तो जब नीचे इंपैक्ट होगा तो शायद पैर की हड्डी टूटे, चाहे हाथ की हड्डी टूटे, कोई कुछ छोटी मोटी हड्डी टूटेगी, जान हो सकता है बच जाए। ये रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन हां इसमें चोट कम हो सकती है। चोट लगेगी, एक्सीडेंट की तरह है। गाड़ी में आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो जब इंपैक्ट होता है, गाड़ी क्रैश होती है तो आपके रिब्स टूट जाते हैं, हड्डियां टूटती हैं, लेकिन जान बच जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप टकराएंगे, पर क्योंकि आप लेटे हुए हैं तो आपका जो वेट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एक और चीज विशेषज्ञ बताते हैं कि जब आप लेटे हुए हैं तो हाथ से या बैग से अपने सर को बचाइए। अधिकांश लोगों को सर की चोट लगती है लिफ्ट में टकराने से, तो नीचे लेट जाइए पीठ के बल, और दूसरी चीज किसी तरीके से या तो अपने हाथ से या फिर अगर बैग है उससे अपने सिर को बचा लीजिए। इससे संभव है कि इतने घातक एक्सीडेंट के बाद भी आप जिंदा बच जाएं। मेरा यह मानना है कि अगर ढंग से मेंटेन किया जाए तो ये एक्सीडेंट और कम हो सकते हैं, जितने कम होते हैं उससे भी ज्यादा कम हो सकते हैं। लेकिन एहतियातन, जैसे कि आप प्लेन में चढ़ते हैं तो वो एक एयर होस्टेस आपको बताती है, हर बार बताती है कि ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, सीट बेल्ट ऐसे पहने, अपना लाइफ जैकेट ऐसे पहने, ये दरवाजा खुल जाएगा, 2 द्वार इधर 2 द्वार उधर, बताते हैं ना प्लेन में, बार बार बताते हैं, हर बार फ्लाइट में बताते हैं। आजकल सारी लिफ्टों में ऐड चलता है बड़ी बड़ी सोसाइटीज में। यह कंपलसरी क्यों ना कर दिया जाए कि जितनी देर आप लिफ्ट में रहेंगे उतनी देर आपको लिफ्ट की कंपनी ये बताए
कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया तो ऐसे मत खड़े रहिए, ऐसे मत कीजिए, लेट जाइए। शिक्षा ही बहुत कुछ बदल सकती है। तो यह जिम्मेदारी सरकार की तरफ से लिफ्ट एक्ट लाने की कि एक तरीका हो जिससे लिफ्ट चले, और दूसरी चीज इन लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से यह एहतियात, ये पहले से ही बता दिया जाए कि आप किस तरीके से ध्यान रखें अपना, और किस तरीके से अगर एक इस तरीके की स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है तो फिर आप क्या करें जिससे आपकी जान बच जाए। जान है तो जहान है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी हर किसी की। नूह में शोभा यात्रा के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जुमे की नमाज में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सब की ज्यादातर जगहों की मस्जिद आज बंद रही, और जो मस्जिदें खुली भी थी वहां बहुत कम नमाजी ही पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ दंगा करने और सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने वाले, उनके खिलाफ पुलिस अपना शिकंजा कसने लगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें दंगा प्रभावित नूह के तावड़ू की हैं, जहां प्रशासन के बुलडोजरों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ 250 झुग्गियों को तोड़कर कबाड़ बना दिया। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वहां रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रशासन का दावा है कि जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ नूह हिंसा में शामिल थे, और ये झुग्गियां गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई। लेकिन मुसलमानों की झुग्गियों पर चले बुलडोजर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनपुट्स ये मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों पर भी शिकंजा कसा है। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। भड़काऊ बयान देने वाले बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी धार्मिक भावना आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहां भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। शुक्रवार को जुमे के बावजूद गुरुग्राम और नूह की मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुग्राम की सभी बड़ी मस्जिदें बंद रहीं और मस्जिदों के इमामों ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की, और इस अपील का जमीन पर जबरदस्त असर भी दिखा। हम अपने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गुड़गांव के अंदर धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन ना हो, कहीं भी नमाज पढ़ते हुए आते जाते 2, 4, 5 आदमी दिखाई ना दे। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कल को गुड़गांव का माहौल ख़राब करें, आते जाते आपको टोकें, तो इसलिए बाहर निकलने की एहतियात बरतें। पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम या नूह में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में ताला लगाकर अपने गांव या रिश्तेदारों के यहाँ निकल गए। बाजारों में जहां मुसलमानों के होटल या ढाबे हैं, उन पर भी ताले लटके हुए। खास तौर पर जूस की दुकानों से, टायर के मार्केट से, होटलों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी भी गुरुग्राम छोड़कर चले गए। और हिंदू दुकानदार जो दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने भी डर से ऐसे पोस्टर अपने दुकानों में चिपका दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। हम इस वक्त गुरुग्राम में हैं। ये पुराना गुरुग्राम है और यहाँ पर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ। जो आसपास आप दुकानें देख रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, ये दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, जो कि 31 जुलाई के बाद से ही अपनी दुकानों में शटर गिराकर, ताले डालकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ज़्यादातर का ये कहना है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। माहौल ख़राब है क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा, चाहे वो बादशाहपुर हो या सेक्टर 70 या 57, वहाँ पर कुछ आगजनी की घटनाएं, रेडी पटरियों को तोड़ने की घटनाएं, टायर की दुकानें जलाने की घटनाएं, पंक्चर की दुकानें जलाने की घटनाएं, और जो होटल हैं
वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद से ही तुरंत इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और ये दुकानें नहीं खुली हैं पिछले 4 से 5 दिन, और कितने दिन नहीं खुलेंगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये हिंसा होती है तो कभी दंगाई नहीं फंसते हैं आम लोग, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उस इलाके की अर्थव्यवस्था। तो ये दुकानें बंद हैं तो समझिए कि गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था पर, गुरुग्राम की इकॉनमी पर, गुरुग्राम के ब्रांड पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।